इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल से मैं सतीश आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये है दिसंबर 2018 का पेपर। इससे पहले मैं 2004 से 2018 जून 2018 तक के सभी पेपर को सॉल्व करा चुका हूँ। थर्ड पेपर केवल छोड़ दिया जाए तो सेकेंड पेपर के सारे पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। तो चलिए और एक कड़ी आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए 2018 का ये दिसंबर का, अब बिना देर किए हुए इसे शुरुआत करते हैं। सॉल्व कराता हूँ बहुत अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थलाकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है? क्षरण प्रक्रिया का परिणाम मतलब इरोजन का परिणाम है, अपरदन का परिणाम है। कौन मतलब कि ये जो दी गई है सारी स्थलाकृति, कौन सा ऐसी स्थलाकृति का समूह है, कौन सी ऐसी स्थलाकृति का समूह है जो केवल अपरदन प्रक्रिया से निर्मित हुआ है, अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है, क्षरण प्रक्रिया का परिणाम। तो एस्कर्स दिया है। एस्कर्स तो भाई स्पष्ट क्या है, निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। एस्कर्स निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन गलत। हिमानी में आप याद रखोगे, सर्क हो गया, सर्क हो गया, अरेट हो गया, प्लाया हो गया, स्टेक, ये अपरदन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखिए, अब सी वाला देख ले, हिमोड़। हिमोड़ किससे निर्मित होता है? निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, ये गलत हो जाएगा। और लेविस, लेविस यहाँ पे दिया है यानी प्राकृतिक तटबंध। स्टैग्लेमाइट भी तो निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा, लेविस भी निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका? बी आ गया। यानी सर्क, अरेट और प्लाया क्या है? ये अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप है, अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप है। तो पहले का आंसर बी सही हो जाएगा। सर्क, अरेट, प्लाया, स्टैक ये अपरदन की प्रक्रिया का परिणाम है। तो पहला आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कथन और कारण का है। कथन दिया है, पट्टिका उपांत या प्लेट मार्जिन जिसे कहते हैं, प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। ये कथन है। और कारण क्या है? अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होता है। जो अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र है अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होता है, बिल्कुल सही है। अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होता, बिल्कुल सही। अभी इसी का देखिए, पट्टिका उपांत प्लेट मार्जिन ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे संबद्ध होते हैं, बिल्कुल रूप से संबद्ध है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसकी व्याख्या भी है, उसकी सही व्याख्या भी है। ए आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। पहला आंसर, दूसरा का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के तीसरा है, कह रहा है कि मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है यानी तैरती है, गति करती है, मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्लवन करती है को कहा जाता है गुरुमंडल, बैरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। जो पृथ्वी की पपड़ी है, पृथ्वी की पपड़ी जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट किस पे तैरती है? वो एस्थेनोस्फीयर पे तैरती है। वही पूछा है मेंटल का ऊपरी भाग। मेंटल का ऊपरी भाग बताया था, 3 भागों में बांट दिया था पृथ्वी के मुख्य रूप से। एक था आपका केंद्रीय भाग, एक मध्यवर्ती भाग, एक जो है ऊपरी भाग। ठीक है, तो ऊपरी भाग है उसे परपटी क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। इस भाग को मेंटल कहा जाता है, इस भाग को क्रस्ट, इस भाग को मेंटल, इस भाग को कोर। तो मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाए? क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट किस पे तैर रही है? एस्थेनोस्फीयर पे तैर रही है। सेमी प्लास्टिक रूप में होता है, न तो ये जो है ठोस है न तो पूरी तरह से तरल है, तो सेमी प्लास्टिक के रूप में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी परपटी प्लवन करती है को क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की है? जो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें वो कहाँ की है? ऑप्शन ए कर्नाटक के धारवाड़,
ऑप्शन बी राजस्थान के अरावली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के विंध्य, ऑप्शन डी पंजाब के शिवालिक क्षेत्र। तो भारत की सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की हैं। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भीय दृश्य भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 4 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है? क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है? समस्थितिक, जलवायविक, सुस्थितिक और पटल विरूपणी। देखिए कह रहा है कि समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। तो समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन देखिए जलवायु के कारण भी होता है, जलवायु परिवर्तित हो रही है, गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, मतलब कि दोनों तरह की परिवर्तन तो दोनों रूप को करता है, या तो ऋणात्मक होगा या तो धनात्मक होगा परिवर्तन। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन भी होता है, पटल विरूपण के कारण भी हो सकता है, सुस्थिति सभी के कारण होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको एक चुनना है, समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये सुस्थितिक हो जाएगा, क्योंकि इस सब जो जलवायु और पटल विरूपणी के कारण भी जो होगा वो समुद्र में उतार चढ़ाव ही होगा। समुद्र का जल या तो ऊपर जाएगा, धनात्मक परिवर्तन होगा, या तो समुद्र का जल तल नीचे आएगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। तो जल तल के ऊपर जाने और नीचे जाने की जो क्रिया है, ऊपर जाने की प्रक्रिया है, नीचे जाने की प्रक्रिया है, उसी को कहा जाता है सुस्थितिक। उसे क्या कहा जाता है? सुस्थितिक कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं ईओस्टैटिक। क्या कहा जाता है? ईओस्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है, तो सुस्थितिक इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी, सुस्थितिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया है? पेडिमेंट का जो निर्माण होता है उसमें की बात कहा है कि पार्श्विक क्षरण के पेडिमेंट, जो लेटरल इरोजन के कारण पेडिमेंट का निर्माण होता है। कौन से ऐसे विद्वान हैं जो लेटरल इरोजन यानी पार्श्विक क्षरण को बताते हैं कि पार्श्विक क्षरण जिम्मेदार है पेडिमेंट के निर्माण में? तो देखिए मैकगी जो है ये तो चादरी बाड़ सिद्धांत या सीट फ्लड थ्योरी, जो मैकी है ये चादरी बाड़ सिद्धांत देते हैं, तो ये पार्श्विक क्षरण सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। तो पहले तो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ मैकगी दिया है। मैकगी महोदय क्या किया? सीट फ्लड थ्योरी दिया है। मैकगी महोदय क्या दिया है? सीट फ्लड थ्योरी। इसमें भी मैकगी महोदय है, सीट फ्लड थ्योरी यानी चादरी बाड़ सिद्धांत इन्होंने दिया है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए पेज जॉनसन लासन, अब देखिए एसी लासन महोदय जो है, एसी लासन महोदय परताग के पीछे हटने के सिद्धांत को दिया है कि पेडिमेंट का निर्माण परताग के पीछे हटने से होगा। एसी लासन जो दिए हैं, परताग के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होगा, ना कि पार्श्विक। तो ये भी ऑप्शन सी भी ऑप्शन कट जाएगा। अब बचा कौन ऑप्शन? पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन, यानी इन्होंने जो पेज, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन ने पार्श्विक क्षरण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया किसके निर्माण में? पेडिमेंट के निर्माण में। तो इसका सही आंसर 6 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम को 2 चक्री सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। देखिए ऑप्शन ए है स्विनरटर्न, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है मेलोट, ऑप्शन डी है गार्डनर। तो किसके द्वारा दिया गया था? 2 चक्री सिद्धांत, टू साइकिल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? डेविस महोदय के द्वारा दिया गया था। 2 साइकिल थ्योरी डेविस महोदय के द्वारा दिया गया था। ये दिए थे डेविस महोदय, 1930 में दिया था इन्होंने। डेविस महोदय ने 1930 में चूना पत्थर की गुफाओं का उद्गम जो होता है 2 चक्री सिद्धांत 1930 में डेविस महोदय ने दिया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का
निर्माण होता है? विवर्तनिक बल के कारण किस लक्षण का निर्माण होता है? हैंगिंग वैली का, यू आकार की घाटी का, अंध घाटी का, रिफ्ट घाटी का। तो जो विवर्तनिक बल के कारण होता है, देखिए वो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ये अभी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था 2021 वाले पेपर में, सेम यही क्वेश्चन देखिए यहाँ से उठा के वहाँ पे पूछ दिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। मैं वीडियो सारा बना, उसको देख डालिए पूरा, उसमें सारे जो है आ जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, सारे के क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। केवल उसके भाषा को चेंज किया जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, कुछ तो आपको मिल जाएगा। देखो आसानी से आपको मिल गया टीजीटी का क्वेश्चन। रिफ्ट घाटी, विवर्तनिक बल के कारण निम्न किस लक्षण का निर्माण होता है? तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? कोनार्ड विच्छिन्नता किसके बीच पाई जाती है? बाहरी और भीतरी कोड, और दूसरा सीएल और सीमे, और सीमे और निफे, और डी है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल। जो मैं बताया था कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच पाई जाती है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच क्या पाई जाती है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन एक ये दिया है कि सियाल और शिमे। देखिए पहले भारी और भीतरी क्रोड, क्रोड से आप लगाएंगे नहीं इसको, क्रोड की कोई लहमान होती है, बाहरी भीतरी क्रोड के बीच लहमान होती है, उसको आप लगा नहीं सकते। ऊपरी और निचले मेंटल के बीच रेप्टी होती है, इसको आप लगा नहीं सकते। अब सीमे और निफे, सीमे और निफे को आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि सियाल, सीमे, निफे यानी यहाँ गुटेनबर्ग होती है। तो बचा कौन सा? सीएल और सीमे बचा। सीएल और सीमे में आप क्या लगा दीजिए? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। हालांकि ये अपर कस्ट लोअर कस्ट भी होती है, लेकिन इसको सबसे सटीक आंसर सीएल और सीमे को लगाया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए लेखक का नाम है, पुस्तक का नाम। स्टीयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ए का जो है अनस्टेबल अर्थ दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। वान रिस्थाफेन जियोमॉर्फोलॉजी पहला हो जाएगा, और उल्ड्रिज स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी चौथा हो जाएगा। और थर्नबरी का क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी यानी 3, यानी 2 1 4 3 जिसमें होगा वो आंसर होगा आपका 2 1 4 3। दूसरे में आंसर दिख रहा है, देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 10 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईएमएस के किस भाग में चर्म कैंसर होता है? गामा किरणें, परावैंगनिक विकिरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। कई बार क्वेश्चन बताएगा, आसान सा क्वेश्चन। परावैंगनिक विकिरण, परावैंगनिक किरणें ही आती है तभी तो जो है चर्म कैंसर की बात की जाती है कि भाई ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको रोका जाए, उसके रोकने के उपाय किए जाएं, नहीं तो परावैंगनिक किरणें हमारे पृथ्वी पर आ जाएंगी और चर्म कैंसर का व्यापक रूप से फैल जाएगा, चर्म कैंसर का भीषण रूप से फैल जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस भाग में चर्म कैंसर होता है? परावैंगनिक विकिरण में। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 ग्राम जल को 10 डिग्री तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? आप जानते हैं ऊष्मा बराबर क्या होता है? Q बराबर Q बराबर होता है ms डेल टी। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर ms डेल टी। ठीक है, डेल टी। तो यम क्या है? यहाँ पे मात्रा को द्रव्यमान को दर्शाता है। तो क्यू उसमें आपको निकालना है। क्यू हो गया कितना ग्राम है आपका? 1 ग्राम। अब यस क्या? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं?
1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा 1 हो जाएगा। 1 ग्राम जल को अब कितना गर्म करना है, 10 डिग्री गर्म करना है, तो गुणे क्या कर देंगे 10, यानी तापांतर यहाँ पे क्या है डेल टी। डेल टी का मतलब तापांतर है। यहाँ पे जो ये सूत्र का मतलब है Q बराबर MS डेल टी। Q ऊष्मा हो गया, यम द्रव्यमान हो गया, यस विशिष्ट ऊष्मा होगी और डेल टी क्या हो गया, तापांतर हो गया। डेल टी तापांतर। यहाँ पे ये 1 ग्राम जो जल है इसका तापमान समझ 0 है, 0, ठीक है। तो उसको 10 सेल्सियस तक गर्म करना है, तो 10 का गुणा आप कर लेंगे, यानी 1 गुणे 10 कितना आ गया, 10 आ जाएगा। तो 10 कैलोरी, 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, 10 कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कथन और कारण का। देखिए ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, इस तरह से आपको आंसर देना है। दूसरे में व्याख्या नहीं है, तीसरा है ए सही आर गलत है। चले देखिए 13 क्वेश्चन है कि विषुवत के दौरान पृथ्वी के सभी स्थानों पर प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत के दौरान, ठीक है, विषुवत के दौरान या विषुव यहाँ लिखना चाहिए, विषुव लिखा है, विषुव, विषुव के दौरान लिखिए, विषुव। विषुव के दौरान पृथ्वी के सभी स्थानों प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे होती है, ठीक है। प्रकाश की चमक का घेरा सीधे ध्रुव से होकर जाती है और इस प्रकार मध्य में अक्षांश रेखाओं को विभाजित करती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी है, यानी एक आंसर सही हो जाएगा, इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। तो इसका जो है देखिए यहाँ पे पहला आंसर यानी ए आंसर सही हो जाएगा। 13 का ए आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है कि जल निकायों से वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। जल निकायों से वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। अगला देखते हैं कि जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अरे भाई ऊर्जा की आवश्यकता उसी से तो होता है, ऊर्जा की आवश्यकता तो होती ही है, ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है। तो ये आसन गलत हो जाएगा, यानी कथन ए सही है, आर गलत है। जब कथन ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, कहने का मतलब है कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ए सही आर गलत का मतलब इसका सी, 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वायु में नमी की मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं, ये कथन है। और कारण दे रहा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। और कथन दिया है कि वायु में नमी की मात्रा ऊंचे झंझावती बादल निर्मित हो, नहीं, बिल्कुल गलत। वायु में नमी की, देखिए क्या है, नमी की मात्रा से, नमी की मात्रा से दिया है यहाँ पे, वायु में नमी की मात्रा से, नमी की मात्रा से वायु में नमी की मात्रा यहाँ पे देखिए, वायु में नमी की अधिक मात्रा से होना चाहिए, ठीक है। वायु में नमी की अधिक मात्रा से झंझावती बादल निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे नमी की मात्रा केवल दिया है, नमी की मात्रा कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया। यहाँ पे अधिक लिखा रहता है। वायु में नमी की अधिक मात्रा से ऊंचे बादल निर्मित होते हैं। वायु में नमी की अधिक मात्रा होगी तो ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होंगे। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ऊर्जा का स्तर वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है, कारण आर सही हो जाएगा। यानी इसका भी क्या हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए ए सॉरी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, ए गलत, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 15 का डी आंसर सही है, ए गलत है, आर सही है। देखिए 15 का ए गलत है, ये वाला को गलत है और ये सही है, यानी ए गलत आर सही, इसका मतलब डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है कि मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। बढ़ते क्रम में कहने का मतलब धरातल से अगर ऊंचाई पे आप जा रहे हैं तो उसके लिए क्रम पूछ रहा है। तो कपासी, देखिए कपासी जो होता है ये तो मध्य स्तरीय बादल हो गया, ठीक है। मध्य कपासी ये भी मध्य स्तरीय बादल हो गया। स्तरीय बादल स्ट्रेटस क्लाउड ये जो है निम्न स्तरीय बादल होते हैं, ये निम्न स्तरीय बादल में आते हैं। कपासी और मध्य कपासी ये जो है मध्य स्तरीय बादल में आते हैं, ठीक है। और पश्चात कपासी उच्च स्तरीय बादल में आते हैं, उच्च बादल में आते हैं। निम्न बादल, मध्य स्तरीय बादल और उच्च बादल। एक कपासी देखिए ये मध्य में आ जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न स्तरीय बादल में स्तरीय आ गया, कपासी मध्य कपासी मध्यम में आ गया और उच्च बादल में पश्चात स्तरीय आ गया। तो बढ़ते क्रम में यही आंसर, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जल की बूंद का प्रकार एक तरफ दिया है, जल की बूंद का प्रकार एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ किमी प्रति घंटा प्रपात वेग यानी गिरने का वेग है, यहाँ प्रपात गिरने का से मतलब है, ठीक है, फॉलिंग वेलोसिटी। अब देखिए वर्षा की जो बड़ी बूंदें होती हैं, जो वर्षा की बड़ी बूंदें होती हैं इनका आकार लगभग होता है 5 मिलीमीटर का। जो वर्षा की बड़ी बूंदें होती हैं इनका आकार होता है 5 मिलीमीटर का। इसका आकार जो है 5 मिलीमीटर का होता है और ये लगभग 33 किलोमीटर पर घंटे की वेग से गिरती हैं। 33 किलोमीटर पर घंटे की वेग से इसका इसका आकार जो है बड़ा होता है, इसलिए ये 33 मिलीमीटर 33 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गिरती हैं और 5 मिलीमीटर की होती हैं ये। और जो फुहार की बूंदें हैं और बड़ी मेघ बिंदु और विशिष्ट वर्षा बूंदें, अब देखिए फुहार की विशिष्ट वर्षा बूंदें की बात अगर कर लें, ये वर्षा की बड़ी बूंदें थे और विशिष्ट वर्षा की बूंदें वर्षा की सामान्य बूंदें जिसे कहा जाता है, ठीक है। सामान्य वर्षा की जो बूंद होती है वो क्या है, वो आपकी जो है कितने लगभग इसके आकार जो होता है, सामान्य वर्षा की बूंद का आकार ये 3 मिलीमीटर के लगभग होती है, 3 मिलीमीटर के लगभग इसका आकार 3 मिलीमीटर के लगभग होता है और ये 23 किलोमीटर पर घंटे के वेग से गिरती हैं, 23 किलोमीटर पर घंटे के वेग से गिरती हैं। इसका आकार 3 मिलीमीटर और जो वर्षा की बड़ी बूंदें होती हैं उसका आकार 5 मिलीमीटर होता है। तो देखिए 5 मिलीमीटर के आकार की वर्षा की बूंदें थी, वो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से गिर रही थी, यानी उसका जो आकार बड़ा था वो ज़्यादा तेज़ी से गिर रही थी और उसका आकार छोटा हुआ, वो 23 किलोमीटर पर घंटे की आवाज़ से गिरने लगी। उसका आकार कम हुआ, वो उससे स्लो हो गई, जो बड़ी बूंदों से स्लो, ठीक है। यहाँ क्योंकि 33 था यहाँ 23 हो गया। अब देखिए जो फुहार बूंदें होती हैं, फुहार बूंदें जिसे बूंदाबांदी आप कहते हैं, ये फुहार बूंदें हैं लिखा ना, जिसे आप बूंदाबांदी कहते हैं। इसका जो आकार होता है फुहार बूंदे का यानी बी का, यानी फुहार बूंदे का जो आकार होता है ये होता है 0.5 मिलीमीटर का, 0.5 मिलीमीटर का। कितने का आकार होता है? 0.5 मिलीमीटर का आकार होता है और ये जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हैं, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरते हैं। तो आप मैं बता दिया वर्षा की बड़ी बूंदें जिसका आकार होता है 5 मिलीमीटर, विशिष्ट वर्षा की बूंदें जिसका आकार होता है 3 मिलीमीटर और जो फुहार बूंदें उसका बूंदों का आकार होता है 0.5 मिलीमीटर। अब लास्ट बचा बड़ी मेघ बिंदु या बड़ी बादल को जो बिंदु होते हैं उसका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, 20 से 100 माइक्रोमीटर होता है, 20 से 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 20 से 100 माइक्रोमीटर होता है। इसकी जो गति है बहुत स्लो होती है, 0.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। तो आपको आसानी से आंसर मिल गया होगा। ए का हो गया तीसरा, ए का हो गया तीसरा, देखिए
फिर से यहाँ पे दूसरा पेन लेके मैं बता देता हूँ। देखिए ए का हो गया तीसरा, यानी सॉरी दूसरा, बड़ी बूंदें हैं 33, ए का दूसरा देखिए इसमें है और इसमें भी है। अगले देख लें फुहार बूंदें, बी का हो गया पहला, बी का हो गया पहला, बी का पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है। और एक देख लेते हैं बड़ी मेघक बिंदु, ये हो गया सी का हो गया चौथा, तो सी का हो गया चौथा, ए में ही आ रहा है सी का चौथा। विशिष्ट बूंदें आपको मिला लेंगे 23, तो ये इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मैं सब बता दिया इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी कथन और कारण है, 18 से 20 कथन और कारण दिए गए हैं। अब इसको आपको बताना है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। जो पवन है वो वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर है, उसी का परिणाम है। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, केवल ऊर्ध्वाधर रूप से अंतर आ जा रहा है वायुमंडलीय दाब में, उसी से पवन बन रही, मात्र वही कारण तो नहीं है। तो ये अपने आप मात्र लगा के गलत कर दिया है, ठीक है। तो ये कथन तो गलत ही हो गया। अब देखिए कारण क्या है, पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। तो बिल्कुल सही है, जो पवन होती है, वायु के दाब की असमानताएं जो उत्पन्न होती हैं, तो उससे क्या है संतुलित करने का प्रयास करती है हमेशा। इसीलिए क्या पवन कैसे चलती है, उच्च वायु दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जहाँ भी उच्च वायु दाब होगा वहाँ से हमारे यानी निम्न वायु दाब की तरफ चलने लगेंगी। तो हमेशा क्या संतुलित करने, पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने का प्रयास करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवाएं तभी चलेंगी जब तक दोनों का अंतर समान न हो जाए। तो संतुलित करने का प्रयास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है आर सही है। जब ए गलत है आर सही है तो इसका मतलब डी आंसर सही हो जाएगा 18 का। ए गलत है आर सही है, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 19 देख लेते हैं। 19 कह रहा है कि मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है। पहले एक गलती कर चुका है, बहुत बुरी गलती, ठीक है। ये गलती किया है कि यहाँ पे क्या दे दिया है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है। भाई मध्य अक्षांश चक्रवात जो है पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व चलता है। तो ये तो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो आसानी से आपका आंसर निकल आया। अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है। शीत अग्रांत यानी वाताग्र, जिसे आप फ्रंट कहते हैं। तो अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत वाताग्र और एक उष्ण वाताग्र होता है। यहाँ पे अग्रांत दिया है कंफ्यूज करने के लिए, वाताग्र जिसे कहते हैं उसी का अग्रांत लिख दिया है। फ्रंट जिसे कहते हैं, एक कोल्ड फ्रंट एक वार्म फ्रंट होता है। तो इसका ए गलत है आर सही है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए ए गलत है परंतु क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 19 का डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ताप व्युत्क्रमण के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो ठीक है, अगला कारण क्या है, ताप व्युत्क्रमण से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है। तो बिल्कुल गलत है। ताप व्युत्क्रमण के समय थर्मल इन्वर्जन, ताप व्युत्क्रमण के समय क्या होता है, ताप व्युत्क्रमण के समय वायु शांत होती है, वातावरण शांत होता है, कोई वायु का ऊर्ध्वगमन नहीं होता है। कि यहाँ कह दिया ताप व्युत्क्रमण से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है, बिल्कुल गलत। तब ताप व्युत्क्रमण की स्थिति रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। जब ए सही है आर गलत है, जब ए सही है आर गलत है, इसका मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। तो 20 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 20 का सी आंसर सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है। चीन में है
या कनाडा में है, कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, कि दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत आसानी से इसका आंसर आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पे पाई जाती है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है, वो क्या है, वहाँ का महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में कह रहा है, बहुत संकीर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ जो है बहुत संकीर्ण है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबद्ध है? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान क्रेटन से संबद्ध है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है संगुटिकास्म, स्लेट, फाइलाइट या फिलाइट यहाँ पे लिख दिया है। तो क्रेटन जो है, देखिए ये महाद्वीपों के अंदरूनी भाग में पाया जाता है। जो क्रेटन है महाद्वीपों के अंदरूनी भाग में पाया जाता है, ठीक है। और प्राचीन रूप से ये जो क्रेटन है वो आग्नेय, जो फेल्सिक आग्नेय चट्टान है, फेल्सिक आग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट, नाइस हो गया, ठीक है, ये सब चट्टानों से बना है ये, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंध है? तो ग्रेनाइट जो है क्रेटन से संबंधित है। ग्रेनाइट जो है ये क्रेटन से संबंधित है। क्रेटन जो है फेल्सिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये महाद्वीपों के अंदरूनी भाग में पाया जाता है। तो 22 का क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ए आंसर सही हो जाएगा। क्रेटन किससे संबंध है? ग्रेनाइट से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देख लेते हैं। कार्लसबर्ग कटक कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में पाया जाता है, यानी ए का हो गया तीसरा। और मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में, तो आसानी अटलांटिक ही दे दिया। ईस्ट पैसिफिक में पाया जाएगा, उसका नाम ही दे दिया है, यानी बी का दूसरा और सी का जो है पहला। और अंटार्कटिक कटक अंटार्कटिक महासागर, यानी डी का हो गया आपका चौथा। यानी 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 जो आंसर होगा वो इसका सही होगा। 3, 2, 1, 4 यानी डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या A.R. वालेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है? A.R. वालेस ने जो प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश विभाजित किया था, विश्व को प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश को विभाजित किया था, वो कितने भागों में विभाजित किया था? वो 6 भागों में विभाजित किया। देखिए 5, 6, 7, 8 दिया है, तो 6 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। कब किया था इन्होंने 6 भागों में विभाजित? 1876 में किया था। A.R. वालेस ने 1876 में A.R. वालेस ने 1876 में A.R. वालेस ने कब किया था? 1876 में जंतु भौगोलिक प्रदेश, विश्व को जंतु भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया? 6 भागों में विभाजित किया। याद रखिएगा आप लोग। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री विशेषता मूंगे चट्टान की तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है? जो मूंगे की चट्टान है उसके तीव्र विकास के लिए कौन सी ऐसी ऑप्शन में है जो सहायक विकास के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है? द्वीप तट के समीप, छोटी नहरों के समीप, झील के आसपास, और गायाट और समुद्री टीला या गुयाट जिसे कहते हैं, गुयाट या समुद्री टीला। तो ये गुयाट और समुद्री टीला है, यहाँ पर जो मूंगे की चट्टान का तीव्र विकास नहीं हो सकता। मूंगे की चट्टान का तीव्र विकास नहीं हो सकता। द्वीप के तट के समीप हो सकता है, छोटी नहरों के समीप हो सकता है तीव्र विकास, झील के आसपास हो सकता है, लेकिन जो गुयाट और ये समुद्री टीला है इसके पास जो है तीव्र विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा गुयाट एंड सी माउंट्स, समुद्री टीला या सी माउंट्स जिसे कहते हैं। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी
या कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? कि मतलब कौन सा ऐसा है ऑप्शन में जो प्राकृतिक वायु प्रदूषण नहीं करता है? जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। न्यूक्लियर परीक्षण प्राकृतिक वायु प्रदूषण नहीं है, मानव निर्मित है। पौधे द्वारा निर्मित विजाणु प्राकृतिक वायु प्रदूषक है और पवन द्वारा उड़ाई गई धूल प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। तो वही तो पूछा था, प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, तो न्यूक्लियर परीक्षण प्राकृतिक नहीं, यह कृत्रिम है भाई। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस घटक पर यूएस के पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण या ईपीए द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता? तो जो यूएस के पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण है, जो पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण या ईपीए है द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना किया जाता है, उस पर किस पर विचार नहीं किया जाता? कार्बन डाइऑक्साइड, भूतल स्तरीय ओजोन, विविक्त पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए वो धरातली ओजोन यानी भूतल स्तर पर ओजोन की बात करता है, उसको लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की भी बात करता है। कणकीय पदार्थ या विविक्त पदार्थ की बात भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करता, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है। तो ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसको किस पर विचार नहीं किया जाता? कार्बन डाइऑक्साइड पर विचार नहीं किया जाता। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यार्डंग का स्थान है और आश्मविज्ञान है। इसको व्यूवर में से कोई अगर बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकता है तो कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बताएं। ये मैं आंसर की जो दिया है उसके आधार पर आप लोगों को बता देता हूँ कि यार्डंग का स्थान आश्मविज्ञान, जैसे जैसलमेर भारत, तो ये है ईओसिन चूना पत्थर। यहाँ पे आश्मविज्ञान में ईओसिन चूना पत्थर, यानी ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दो में है दूसरा। खास रेगिस्तान या अफगानिस्तान, ये खास रेगिस्तान अफगानिस्तान, ये मृदा यानी क्ले, इंग्लिश में क्ले दिया था इसका, क्ले। ठीक है, ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, ए का दूसरा, बी का पहला भी दो में आ रहा है। सिनाई, सिनाई किससे हो जाएगा? न्यूबियन बलुआ पत्थर, न्यूबियन बलुआ पत्थर, न्यूबियन बलुआ पत्थर। यार्डंग का स्थान सिनाई, न्यूबियन बलुआ पत्थर वहाँ पे पाया जाएगा, आश्मविज्ञान है। अरब यानी सी का हो जाएगा चौथा, सी का चौथा, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। और सऊदी अरब बचेगा केलुची चूना पत्थर। तो इसको डिटेल में कोई हमको बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका क्या जो है चक्कर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है? विलुप्तियों के प्रमुख तरंग के संबंध में कौन सा सही है? मनुष्य अभी भी प्रमुखतया एक आखेटक और संग्रह करने वाला था। ठीक है, लौह युग के दौरान, कांस्य युग के दौरान, औद्योगिक क्रांति के पश्चात। तो विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है, तो ये इसका सही है कि मनुष्य अभी भी प्रमुखतः एक आखेटक और संग्रह करने वाला था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फूड गैदरिंग करता था, आखेटक यानी हंटिंग करता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पूर्वी अफ्रीका के विस्वती पर्वतों में भिन्न भिन्न उन्तांश पर, उन्तांश मतलब ऊंचाई है यहाँ पे, उन्तांश पर हाइट, वानस्पतिक मेखला का घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, याद रखिए ऊपर से नीचे की ओर, सही क्रम क्या है? जो पूर्वी अफ्रीका का विस्वती पर्वत है, विस्वती पर्वत में भिन्न भिन्न उन्तांश, भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर वानस्पतिक मेखला का घटते क्रम में बात कर रहा है। सॉरी। तो निम्न भूमि वन, भाई ऊपर से नीचे निम्न भूमि वन पहले ही गलत हो जाएगा। अल्पाइन, अफ्रीकी अल्पाइन मेखला बिल्कुल सही है, अल्पाइन ऊपर से आ रहा है नीचे। एरिकेसस, ठीक है, एरिकेसस मेखला है।
बांस क्षेत्र, फिर निम्न भूमि क्षेत्र। बिल्कुल सही है बी वाला आंसर, क्योंकि देखिए सी वाले में है अल्पाइन, अफ्रीकी अल्पाइन ठीक है मेखला, एरी केसेस मेखला ठीक है, लेकिन यहाँ निम्न भूमि दे के पहले जो गलत कर दिया है, बांस क्षेत्र निम्न भूमि पहले दिया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, अफ्रीकी अल्पाइन मेखला, एरी केसेस मेखला, बांस क्षेत्र, निम्न भूमि। तो 30 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा कॉपरेट करिए भाई, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम। भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच, भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है? नोमोथेटिक जो अप्रोच है किस अध्ययन पर बल देता है? अनुभवजन्य अध्ययन पर, आगमनात्मक अध्ययन पर, विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर, कि भावमूलक अध्ययन पर? तो जो नोमोथेटिक अप्रोच है वो विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर बल देता है, विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर बल देता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 31 का नोमोथेटिक अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है? विधि निर्माण की बात की जाती है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए पैराडाइम या निदर्शन की अवधारणा किसने दी थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया। इमैनुअल कांट ने, पीटर हैगेट ने, बीट ने, कुहन ने। तो पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी? कुहन महोदय ने दी थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कुहन महोदय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए कह रहा है क्षेत्रीय भूगोल, श्रृंखलाबद्ध भूगोल, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या निर्धारणवाद या संभाव्यतावाद। तो संभाव्यतावाद मतलब ये आप ले लीजिए OH के स्पेट, यानी डी का हो जाएगा पहला। जब डी का हो जाएगा पहला तो आंसर निकल के आ गया एक ही में। ठीक है, एक ही में आंसर आ रहा है डी का पहला। अब देखिए अब स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या निर्धारणवाद ग्रिफिथ टेलर महोदय का है, यानी सी का दूसरा हो गया। अब देखिए श्रृंखलाबद्ध भूगोल बी का चौथा, ठीक है, बी का चौथा हमबोल्ट। और क्षेत्रीय भूगोल किसका हो गया? ए का तीसरा कार्ल रिटर महोदय का। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 33 का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, खगोल विज्ञान पर अल्मागिस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अल्मागिस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, टालमी, स्ट्रैबो। तो अल्मागिस्ट किसकी पुस्तक है? टालमी महोदय की पुस्तक है। शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागिस्ट किसकी पुस्तक है? टालमी महोदय का। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। पुस्तक दिया है, मिलाना है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसकी है? R.E. डिकिंसन महोदय की है, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। जब ए का हो जाएगा तीसरा तो एक ही से आपका आंसर तो निकल गया है। देखिए अगला देख लेते हैं। ऑल पॉसिबल किसकी है? P.E. जेम्स महोदय की है, P.E. जेम्स महोदय की है, यानी बी का हो गया चौथा। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी है? रेडजल महोदय की है, तो ये सी का हो गया पहला। और नेचर ऑफ ज्योग्राफी हर्टसोन महोदय की है, डी का हो गया दूसरा। इसका 35 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आसान से क्वेश्चन सब आ रहे हैं सब। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने महासागर के जल के रंग और इसकी लवणता का सह संबंध बताया है? पुराने से क्वेश्चन से फिर से पूछा गया। देखिए अल मसूदी, इब्न सीना, इब्न खालदून, अल मकदीशी। तो लवणता क्या कहा है? महासागर के जल के रंग, महासागर के जल के रंग और इसकी लवणता। तो किसने बताया था? अल मसूदी ने बताया था। किसने बताया था? 36 का ए हो जाएगा, अल मसूदी ने बताया था। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 37 देख लेते हैं। निम्न किस विद्वान ने काल स्थान या टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी थी? काल स्थान या टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी थी। टाइम स्पेस हैगरस्टैन, हार्वे, हैगेट, हंटिंगटन। तो हैगरस्टैन महोदय ने क्या दिया था? हैगरस्टैन महोदय ने ही दिया था आपका काल स्थान भूगोल की अवधारणा।
काल स्थान भूगोल की अवधारणा तो किसने दी थी? हैगरस्टैंड महोदय ने दिया। 37 का हो जाएगा ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? कौन है भैया? इसमें आप बताइए। हक्सले होराले की लिखा होगा है गैलोइस बी, हैरिसन, चर्च, आरजे या फ्रीमैन टी.डब्ल्यू। तो टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन द्वारा लिखी गई थी ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन की। इसका डी आंसर सही हो गया। फ्रीमैन महोदय ने लिखा था ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से देखिए फिर आया है, रिपीट किया है। निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र मेंटल मैप की अवधारणा विकसित की? मेंटल मैप की अवधारणा किसने विकसित की? गोल्ड और वाइट, डाउनेस्टी, बोल्डिंग एंड ह्यूगेस्टन, सारिनेन। तो गोल्ड और वाइट महोदय सबको पता है भाई कि मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने विकसित की? गोल्ड और वाइट महोदय ने विकसित की है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें भी आपको मिलान करना है। एच बैरोज, डेविस, जेफरसन, कार्ल शावर। तो एच बैरोज किसने है? भूदृश्य की आकृति विज्ञान, मानव पारितंत्र का भूगोल, ह्यूमन इकोलॉजी, इसको मिला लेंगे। डेविस महोदय का आवर्तन चक्र मिला लेंगे। जेफरसन का प्रमुख प्राइमेट सिटी नियम बना लेंगे। कार्ल शावर भूदृश्य की आकार की आप मिला लीजिए। ए का हो गया दूसरा, जब ए का हो गया दूसरा, एक ही से आंसर आपका निकल आ गया। देखिए बी का हो गया पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, डी का तीसरा। गुड, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले यानी सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सीबीडी में थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियां उच्च केंद्रित होती हैं। ये तो बिल्कुल सही है। जो सीबीडी होता है वहाँ पे थोक स्टोर हो या कार्यालय हो या सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियां हो, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती, बहुत ज़्यादा केंद्रित होती हैं। तो ये तो सही है। सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ साथ, यानी ये सीबीडी है, इससे आप दूरी घट रही है, मान लीजिए इतना ऐसे दूरी घटने के साथ रियल एस्टेट की कीमत और मांग बढ़ोतरी होती जाती है। तो बिल्कुल सही है। कितना भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से आप पास रहेंगे, जितना भी पास रहेंगे आसपास, वहाँ पे क्या होगी? रियल एस्टेट की कीमत क्या होगी? बढ़ी भी रहेगी और मांग भी अधिक रहेगी। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके के गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल के बीच अंतर की व्याख्या करता है? कह रहा है गुरुत्वाकर्षण मॉडल दूरी पर विचार नहीं करता। बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल दूरी पर विचार नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मॉडल का जो सूत्र होता है उसी को मैं बता देता हूँ। अगर सूत्र हो आप जाने, सूत्र होता है I इज इक्वल टू, कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ P1 P2 बाई डी। देखिए दूरी की बात किया कि नहीं, I इज इक्वल टू P1 P2 बाई डी। तो गुरुत्वाकर्षण मॉडल दूरी पर विचार नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा ये आंसर। गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थानों के आकार का प्रावधान नहीं करता, बिल्कुल गलत। यहाँ देखिए दो स्थान की बात किया है, सबसे बड़े नगर की जनसंख्या और उससे छोटे नगर की जनसंख्या, P1 P2। तो ये भी बी वाला भी गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार दो स्थानों से संबंधित है, बिल्कुल सही है P1 P2, जबकि स्थितिज अनेक मॉडल के बीच अंतर क्रिया पर आधारित है, ये सी वाला सही है। अब देखिए डी क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थितिज मॉडल दोनों में एक समान है, बिल्कुल एक समान तो नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मॉडल केवल दो स्थानों से संबंधित है। P1 P2 अभी बताया,
दो दो बड़े P1 बड़े नगर की जनसंख्या और P2 क्या है, छोटे नगर की जनसंख्या। ठीक है, P1 बड़े नगर की जनसंख्या है और P2 छोटे नगर की जनसंख्या है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार दो स्थानों से संबंधित है, जबकि स्थितिज मॉडल अनेक स्थानों के बीच अंतरक्रिया पर आधारित है। ये सही हो जाएगा, एक समान दोनों मॉडल नहीं है। तो इसका सी 42 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसको आपको मिलाना है। ऐतिहासिक अवधि है और इधर सन दिया हुआ है। मुगल काल देखिए आप, मुगल काल तो बहुत आसानी से 1526 से 1800 ईस्वी। हालांकि यहाँ पे ऐतिहासिक जानकारी तो होनी चाहिए, इतिहास की थोड़ी बड़ी जानकारी हो, ऐसा भी नहीं तुरंत मिला लिया आप। तो 1526 से 1800 ईस्वी। और मध्यकाल की अगर बात की जाए तो मध्यकाल को आप मिला लेंगे 600 से 1800 ईस्वी। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल बचा, तो आप 2350 से 1800 ईसा पूर्व मिला लीजिए। बी का तीसरा यानी 2350 से 1800 ईसा पूर्व देख लेते हैं। ए का हो गया दूसरा, जब ए का हो गया दूसरा तो ऐसे आंसर ही निकल गया है। बी का तीसरा देखिए हो जाएगा, और सी का पहला सी का पहला पूर्व ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। ठीक है, और डी का हो गया चौथा मध्यकाल ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। केवल आपको सन याद करना था यहाँ पे। सॉरी। तो 43 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा है कि 2011 में निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था। 2011 के अनुसार की बात कर रहा है कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन था। लक्षद्वीप था, दमन दीव था, पांडिचेरी था, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था। तो बिल्कुल सही है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से सर्वाधिक शहरीकृत क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर की बात किया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी लगभग 97.5% मान लीजिए, 97.5% ये शहरीकृत था। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए कह रहा है कोहॉर्ट जो होता है ये तो विशेष समान विशेषताओं से जुड़ी जनसंख्या समूह कहते हैं। विशेष समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या के समूह कहते हैं। यानी पॉपुलेशन ग्रुप यूनिफाइड बाई ये स्पेशल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है, विशेष समान स्पेशल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से जो जनसंख्या ग्रुप होता है उसी को कहा जाता है कोहॉर्ट। अब निर्भरता अनुपात यानी उत्पादकता जनसंख्या का जब मापन करेंगे तो भाई 15 से आप क्या करेंगे 59 कर देंगे, कहीं 64 कर देंगे। ठीक है, 15 से 64 कर लीजिए, 15 से 64। ठीक है, 15 से 64। तो निर्भरता अनुपात को आप मिला लेंगे उत्पादक जनसंख्या का मापन, बी का पहला। और जनसंख्या पिरामिड में क्या होता है, ये उम्र और लिंग संरचना को दर्शाने वाला ग्राफिक विधि है, यानी सी का हो गया दूसरा। यानी ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया पहला, सी का हो गया दूसरा। तो कुल प्रजनन दर बच्चा जनन करने वाले वर्षों में महिलाओं द्वारा प्रजनन किए जाने बच्चों की संख्या। तो ये हो गया आपका डी का चौथा, यानी 3 1 2 4 3 1 2 4 जिसमें होगा वही आंसर इसका सही होगा। 3 1 2 4 देखिए सी में है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 45 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 46 है। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए सेक्टर मॉडल, ओके इसको और इधर कर लेते हैं। ये कह रहा है सेक्टर मॉडल में देख लेते हैं। और कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है, बिड रेंट थ्योरी है, केंद्रीय सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल
जिसमें सामाजिक समूह वलय श्रृंखलाओं में स्थानिक रूप से संबंधित है या व्यवस्थित है। वलय श्रृंखलाओं में जब बात करेगा तो ये हो जाएगा कंसेंट्रिक जोन मॉडल, यानी बी का हो जाएगा पहला। बर्गेश महोदय द्वारा दिया गया था नगरों की आंतरिक संरचना का संरचना का मॉडल जिसमें सामाजिक समूह वलय श्रृंखलाओं में स्थानिक रूप से व्यवस्थित हो, तो वो कंसेंट्रिक जोन मॉडल हो जाएगा, कंसेंट्रिक जोन मॉडल। ठीक है तो बी का हो जाएगा पहला। और देखिए क्या, नगरों का केंद्र जहां खुदरा स्टोर और कार्यालय अधिक संख्या में स्थित। अभी अभी क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा था, इससे पिछला वाला क्वेश्चन, वहाँ भी सीबीडी से क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहाँ भी सीबीडी आ गया, तो वहाँ बताया था कि वहाँ पे क्या हो, कार्यालय अधिक संख्या में रहेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियाँ अधिक संख्या में रहेंगे और खुदरा स्टोर जो है अधिक संख्या में रहेंगे। तो किसे क्या कहा जाएगा, सीबीडी कहा जाएगा। डी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा दूसरा, यहाँ दूसरा हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि रियल एस्टेट की कीमत मांग बदल जाती है जब सीबीडी की ओर दूरी बढ़ती है। जब सीबीडी की तरफ चलेंगे, सीबीडी की तरफ चलेंगे, मान लीजिए ये सीबीडी है, सीबीडी की तरफ चलेंगे तो रियल एस्टेट की कीमत और मांग में परिवर्तन हो जाता है। ये कौन सा सिद्धांत बताता है, तो बिड रेंट थ्योरी बताता है। कौन बताता है, बिड रेंट थ्योरी बताता है। तो इस ये हो जाएगा, सी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा तीसरा। अब बचा एक, नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल जिसमें सामाजिक समूह क्षेत्रों की श्रृंखलाओं, सामाजिक श्रृंखलाओं या सीबीडी से निकलने वाले क्षेत्रों की ओर व्यवस्थित होता है। तो ये हो जाएगा आपका सेक्टर मॉडल, यानी चौथा, यानी जिसमें 4 1 3 2 होगा, वही इसका आंसर सही होगा। 4 1 3 2, 4 1 3 2। देखिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 4 1 3 2, इसका सी आंसर सही हो जाएगा 46 का। बस वही आंतरिक संरचना का जो मॉडल, उसी पे क्वेश्चन था, बहुत आसान सा सेटलमेंट ज्योग्राफी का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टालर के मॉडल के निम्न चित्र को प्रदर्शित करता है। जो ये चित्र दिया गया है, कौन सा मॉडल प्रदर्शित कर रहा है। देखिए सेटलमेंट है आपका यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। जब के बराबर 7 होता है तो कौन सा सिद्धांत होता है, तो प्रशासनिक सिद्धांत होता है। क्योंकि बाजार सिद्धांत की जब बात करते हैं, बाजार सिद्धांत की, तो वो हो जाता है के बराबर 3, परिवहन सिद्धांत के बराबर 4। अब देहली सिद्धांत कोई नहीं होता है, देहली बताया था कि एक कॉन्सेप्ट है क्रिस्टालर के सिद्धांत में ही, इसे देहली रेंज ऑफ गुड्स। चले, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सिद्धांत, इस के बराबर 7 को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय बस्ती स्थल निम्न चित्र को दर्शाता है। कौन सा मानवीय स्थल है, शुष्क बिंदु बस्ती स्थल है कि आर्द्र बिंदु बस्ती स्थल है, सॉरी तो इसमें आपको बताना है ये कौन सा है, शुष्क बिंदु बस्ती स्थल है या आर्द्र बिंदु बस्ती स्थल है या रक्षा बस्ती स्थल है या ब्रिजिंग बिंदु बस्ती स्थल है। देखिए यहाँ पे कोई जलधाराएं आ रही हैं, ये नहर हो सकती है, नदी हो सकती है, अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, ये जलधाराएं आ रही हैं। और यहाँ पे एक है आपका सड़क, और यहाँ पे सड़क ये ब्रिज बनाया गया है इस जलीय भाग पर, इस नदी पर, इस नहर पर जो भी है, तो इस पे एक ब्रिज बनाया गया है, ये साफ साफ ब्रिज लगा है। जो भी बाहरी दुनिया से ये लोग जुड़े होंगे, या तो यहाँ पे बचने का जो बचने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जलीय भाग है, अब इसको पार करना है, तो इसको पार करने के लिए चाहिए यहाँ पे ब्रिज चाहिए कि नहीं। तो ब्रिज इसका मेन है, अगर ब्रिज टूट जाए यहाँ पे जाने आने के लिए दिक्कत हो जाएगी, कहाँ से जाएंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो तर्क संगत लगता है, तो शुष्क बिंदु स्थल तो है ही नहीं, रक्षा स्थल कहीं बॉर्डरी वॉर्डरी नहीं दिखा रही है, तो ये भी नहीं है। आर्द्र बिंदु स्थल आर्द्रता केवल उसके वजह से तो नहीं दिखाई जा सकती है कि नदी है तभी आर्द्रता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ब्रिजिंग बिंदु बस्ती स्थल, तो ब्रिजिंग बिंदु बस्ती स्थल इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का डी,
कौन सी मानवीय बस्ती स्थल को चित्र दर्शाता है? ब्रिजिंग बिंदु बस्ती स्थल को, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई है? किस राज्य समूह की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई, ये पूछा है। इससे पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात शहरी आबादी की बात कर रहा है। तो महाराष्ट्र में जो है आपका 45% लगभग है शहरी आबादी, तो ये 40% तो अधिक ही है। और तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में है लगभग मानिए 48% है, 48%, ये भी 40% से अधिक है। गुजरात में कितनी है? गुजरात में 42% है लगभग, तो ये 40% से भी अधिक है। अब देखिए यानी ए ही आंसर तो आपको मिल गया है। आगे आगे कैसे काट देंगे आंसर से? गोवा में तो है, मिजोरम और सिक्किम। सिक्किम में शहरी आबादी बहुत कम है। सिक्किम में जो शहरी आबादी है वो लगभग 25% के आसपास है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। 40 से तो अधिक है, नहीं 25%। त्रिपुरा में भी काफ़ी कम है, 26%, 29% के आसपास। नागालैंड में भी काफ़ी कम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ए हो जाएगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात की जो शहरी आबादी है वो 40% से अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है? यानी कि इसमें ऑप्शन में कौन सा है जो जनसंख्या वृद्धि को दर्शाए? प्राकृतिक परिवर्तन, अशोधित जन्म दर, प्राकृतिक परिवर्तन, कुल प्रवास प्रजनन दर, कुल प्रवास और जन्म दर। देखिए पूरी तरह से आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं बताया था कि प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास होगा, क्योंकि यहाँ पे जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि जन्म दर में से अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर की जब आप बात करते हैं तो वो निकल के आता है प्राकृतिक परिवर्तन। लेकिन अगर प्रवास की बात भी कर दिए तो वो प्रवास के कारण भी किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो आप वो टोटल हो गया। जनांकीय मामले जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है, तो टोटल जनसंख्या वृद्धि की बात आप कर लेंगे प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास के द्वारा। तो प्राकृतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? जन्म दर, अशोधित जन्म दर माइनस अशोधित मृत्यु दर से प्राकृतिक परिवर्तन आप निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर 50 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं आपको दूसरे वीडियो में सेकेंड पार्ट लाकर जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं 50 उसको सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बार बार इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको आने वाले जो पेपर हैं सभी उसमें आपका अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। चलिए, आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।